हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। तो जिनके मुंह में शाही टुकड़ा है वो चुपचाप बैठे। मेरे मुंह में शाही टुकड़ा है ना होगा कभी। अगर कभी शाही टुकड़ा आएगा तो क्या सुमैया चुप हो जाएगी? मैं गलत को गलत सही कभी नहीं ठहरा सकती, माफ कीजिए। तो ये एक डरपोक निकम्मी सरकार है। 2017 से यूपी में गवर्नमेंट है बीजेपी की। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसका लाडला दुलारा है ये भी सब जानते हैं। इन्होंने वक्फ के लिए क्या किया? क्या बिल बना के उसको सदन में पेश करके ड्रामा करके ही सब कुछ हो सकता है? अच्छा, बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। अब 2027 का चुनाव है, 1.5 साल बचा है। किन मुद्दों पे जाएगी बाहर लेकर के? जब मुसलमानों का उन्हें वोट चाहिए नहीं तो वो मुसलमानों का भला करके क्या करेंगे? बस यही बात, उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें मुसलमानों को ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम है मुसलमानों को दबाने के लिए। तब वो बहुसंख्यक आबादी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम देखो इनके ऊपर कैसी कड़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। वक्फ बिल जिसमें केंद्र सरकार ने 44 अमेंडमेंट किए, इन 44 अमेंडमेंट के साथ इस बिल को लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास करा लिया गया। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, मोहर लग जाएगी, साइन हो जाएगी, फिर ये एक कानून बन जाएगा। वक्फ का जो बिल है 44 अमेंडमेंट्स के साथ है। हालांकि इस बिल को लेकर के शुरू से मुस्लिम समुदाय में एक विरोध के सुर रहे हैं, फिर चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम रहनुमा हो, लगातार इस बिल को लेकर विरोध करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बिल में मुखर रही है, इस बिल के खिलाफ रही है। अखिलेश यादव सदन से लेकर सड़क तक इस बात का विरोध करते रहे। समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर सुमैया राणा हमारे साथ हैं और इन्होंने इस बिल के खिलाफ आज जो प्रदर्शन की बात कही थी तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इनके घर के बाहर पुलिस बैठी हुई है। सुमैया जी हमारे साथ हैं। सुमैया जी, पहली बात तो यही कि आप इस बात को विरोध के तौर पर दर्ज कराने जा रही थी, आपको जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि सुमैया राणा बड़ी सेंसिटिव हैं, वो हर मामले पर प्रदर्शन करती हैं, CNRC से लेकर इस बिल तक। देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जब CNRC का आंदोलन हुआ था और गालिबन वो मेरा तो पहला आंदोलन था। वैसे एहतजाज अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपनी पोस्ट के ज़रिए तो करते रहे, लेकिन ज़मीन पे आके उसमें किया गया। तो उससे एक चीज़ सीखी थी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपको राइट मिले हैं उसको आधार बना करके आप इस मुल्क में अपने हक की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब उस लड़ाई को जब हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लड़ रहे हैं तो जो मौजूदा सरकार है इस सूबे की खासकर या केंद्र की भी मान ली, उन्हें क्या दिक्कत होती है? अगर हम अपने हक के लिए कोई भी बात करेंगे तो ये हाउस अरेस्ट कर देते हैं। पिछला रमज़ान अगर आप याद करिए, शायद आपको पता हो कि इन्होंने पूरे रमज़ान हमको जुमेरात से शनिचर तक हाउस अरेस्ट रखा। हर जुमेरात से शनिचर तक कि हम फ़लस्तीन का मामला ना उठा दें, नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ ना बोल दें, हाथरस के लिए ना बोल दें। और सबसे बड़ी हद तो ये हो गई, जब किसान आंदोलन से हम लौट करके आए लखीमपुर से तो मेरी सगी खाला का इंतकाल हुआ था। इन्होंने उस मिट्टी में नहीं जाने दिया, यहीं लोकल। मैंने तो ये तक कहा कि हम आपकी गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, नहीं किया। तो ये एक डरपोक निकम्मी सरकार है। इसको अगर एक महिला का इतना खौफ है, मेरा कोई हिस्ट्री शीट नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इनको ये मालूम है कि ये जो झूठ का पुलिंदा है, जो भी इन झूठ के पुलिंदे को उजागर करने वाले लोग हैं, जो सच को सामने वाले लोग हैं, ये उनसे डरते हैं और उनको दबा करके रखना चाहते हैं। आपको लगता है ये मुद्दा ठीक है, अभी क्षणिक है, मौके पर है, विरोध हो रहा है, लोग जान रहे हैं, ये चुनाव तक सरवाइव करेगा, ये वहाँ तक सस्टेन होगा? देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि ये CA से भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उसमें तो कम से कम ये था कि हम लोगों को ये एहतजाज था कि बाहर के जो और मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लोग उनको क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन अब जो यहाँ के पहले से रहने वाले मुसलमान हैं और वक्त की हैसियत अच्छी तरीके से मालूम है मेरे ख्याल से सबको कि इसकी क्या नवैयत है, इसका इस्लाम में बड़ा दर्जा है। जो हम अल्लाह के नाम पर कर दें अगर कोई चीज़, आप उसमें अगर दखल अंदाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कम्युनिटी को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कम्युनिटी से कुछ लोगों को जो इन्हीं की मलाई खा रहे होते हैं, उनको सामने ला के खड़ा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही हो सकता है। मैं अगर बहुत आप लोगों को शायद याद हो, जब एक सरकार थी BSP की, उस ज़माने में ताजमहल को लेके वक्फ का एक मामला चला था बहुत। आप सोचिए कि जो ताजमहल हमारे देश की पहचान,
7 वंडर्स में हूँ, जब उस पर एक मामला इतना बड़ा आ सकता है, कहीं ना कहीं इनकी ये मंशा है। और खासकर इनके जो अपने जिगरी यार हैं, उनकी 5 सितारा बिल्डिंग उस पर खड़ी हुई है, वो भी वक्त की जमीन है, सुनने में आ रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इनको एक्चुअली बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो यही बात का तो उठा रही है कि आप अपनी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहा है वो जमीनों को बेचे दे रहा है, आप अपनी जमीनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। किरण रिजिजू ने तो यहाँ तक कहा कि मुसलमान जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि आप बताइए, आपने वक्फ की किसी एक जमीन पर मुस्लिम वेलफेयर का कोई बड़ा काम किया हो तो आप बताएं। मैं बता रही हूँ, 2017 से यूपी में गवर्नमेंट है बीजेपी की। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसका लाडला दुलारा है ये भी सब जानते हैं। आप जब सत्ता में आए 2014 से ये केंद्र में है और 2017 से ये हमारे सूबे के सरकार है। इन्होंने वक्फ के लिए क्या किया? क्या बिल बना के उसको सदन में पेश करके ड्रामा करके ही सब कुछ हो सकता था? आप कब्रिस्तानों की बात करते हैं, मैंने खुद सुना इनके एक बहुत ही क्या कहना चाहिएगा, जो ऐसे बयानबाजी के लिए मशहूर हैं इनके अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि क्या कब्रिस्तान सब हो जाएंगे इनके? अरे जो दफन होने के लिए तो जगह देंगे ना ये। तो कुल मिला के इन्होंने टारगेट किया है। आप ये मुझे ये बताएं कि इन्होंने प्रैक्टिकल क्या कर दिया? आपने अगर मुसलमानों के लिए, छोड़ दीजिए पसमंदा मुसलमानों के लिए, अगर आपने कोई बड़ा कदम उठाया होता, आप तो सत्ता में थे, पावर में थे, आप सदन में इतने बड़ा बिल पास करा सकते हैं, इतने विरोध के बाद पास करा सकते हैं, आपने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? तो मतलब ये बात आप मानती हैं कि मुसलमानों ने अपनी चीजों की देखभाल नहीं की, नतीजतन ये सारे कदम उठाने? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मैं इस बात को मैं मानती हूँ, इस बात की मैं तायद करती हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा वक्फ बोर्ड में अच्छी नहीं चल रही थी, ये बात तय है। लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो सरकार है उनकी भी होती है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो बिल्डिंग बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आपको खुद ही पता है लखनऊ में, वो उसका किराया 200-300 रुपए वक्फ बोर्ड को जाता है। तो वक्फ बोर्ड का उद्धार कैसे होगा? ग्रांट बढ़ाने की बात होती है तो ना उर्दू एकेडमी की ग्रांट बढ़ेगी, ना वक्फ बोर्ड की ग्रांट बढ़ेगी, ना वित्तीय विकास निगम की ग्रांट बढ़ेगी, और बात करते हैं मुसलमानों की। अब सरकार उसको जब अपनी अंडरटेकिंग ले लेगी, अब वसूलेगी। अच्छा, 2000 रुपए अगर सर्किल रेट है तो 2000 देना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सरकार है, आप उसको उस सर्किल रेट आप बढ़ाएंगे, उस सर्किल रेट के हिसाब से देंगे, तो आप ट्रिब्यूनल के सारे पावर्स क्यों ले रहे हैं? फिर आप उसको बाहर क्यों भेज रहे हैं? जब एक ऑलरेडी पहले से कानून बन चुका है कि ये बोर्ड की ट्रिब्यूनल को सारे पावर्स हैं, आप उन पर दबाव बनाइए, वो भी तो आपके अधीन है। जब जो सरकार होगी उसके अधीन होगी वो ट्रिब्यूनल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको बाहर ले जाना है और बाहर के रास्ते ले जाकर के वापस अपने पास ले आना है। बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। बीजेपी किन मुद्दों पर आपके, अब 2027 का चुनाव है, 1.5 साल बचा है, किन मुद्दों पे जाएगी बाहर लेकर के? उन्होंने बीजेपी के तो नेता खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों का उन्हें वोट चाहिए नहीं। अलीगढ़ के सांसद ने इस बात को कहा, और मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात खुलकर कहते हैं। जब मुसलमानों का उन्हें वोट चाहिए नहीं तो वो मुसलमानों का भला करके क्या करेंगे? बस यही बात, उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें मुसलमानों को ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम है मुसलमानों को दबाने के लिए। तब वो बहुसंख्यक आबादी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम देखो इनके ऊपर कैसी कड़ाई कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब से ये सत्ता में आए ये लोग, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसको ये गिना सके? 27 में जाने से पहले, 2027 में जाने से पहले इनको दिखाना पड़ेगा। अभी जब आपको याद होगा रमजान में होली आई तो इन्होंने बहुत कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की। जुमा और नमाज और 52 जुमे होते हैं और क्या होता है, वो ठंडे सुकून से निकल गया, समझदारी से हमारे गैर मुसलमान भाइयों को। उसके बाद अलविदा जुमा सुकून से निकल गई। ईद पे तो हद ही हो गई कि ईद पे तो देखिए उन्होंने भगवाधारी हमारे हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए नमाजियों के ऊपर। ये छटपटाहट, इन्होंने सारा प्लान बना रखा है कि अगर ये फेल होगा तो हम ये करेंगे, ये फेल होगा तो ये करेंगे, और ये फेल होगा तो ये करेंगे। अब ये सब फेल हो गए इनके। हमारे हिंदू भाई, मैं कहती हूँ, सच में जाग गए। उन्होंने देखा कि ये देश की गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी पहचान है, इस संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, और उसका मुजाहरा उन्होंने ईद पर दिखा दिया। अच्छा, जो काम बीजेपी कर रही है, आपकी बात कि वो मुसलमानों को डराना चाहती है, गैर मुसलमानों को दिखाना चाहती है कि हम इनको दबा सकते हैं, उनको ये लगता है ये खुश हो। तो ये अगर आप पॉलिटिकली लीडर के तौर पर सोचें तो ये आपके लिए तो घाटे का सौदा है भाई। आप अगर मुसलमानों के साथ खड़े हैं तो उधर गैर मुसलमान तो देख रहे हैं कि यार ये तो जो बात आपके मुलायम सिंह यादव पे टैग कही जाती थी कि ये मुल्ला मुलायम है, और मुलायम सिंह यादव खुद इसको संसद तक कहते थे कि हम पर ये तोहमत लगाते हैं कि ये हमको मुल्ला मुलायम कहते हैं, तो फिर गैर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ
जुड़ पाएगा उस शिद्दत से जिस शिद्दत से आप मुसलमानों के साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में 100% जो है वो बहुसंख्यक आबादी जो है वो इनके साथ है। आपको भी मालूम है कि कितने परसेंट लोग इनके साथ हैं। एक स्पेसिफिक मानसिकता के लोग इनके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी एक बड़े आंदोलन से निकल करके आए थे और वही सब कुछ लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। सच को सच कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा, ये सीख हमको हमारी पार्टी से मिलती है। और इसके लिए हम लोग सत्ता के लोभ में आके साम दाम दंड भेद सब करके हमें सत्ता नहीं चाहिए। हम अगर उद्धार चाह रहे हैं इस देश का, अपने सूबे का, तो उसके लिए हमको सच के साथ खड़ा होना देखिए, पड़ेगा। आप भी ये बात जानती हैं कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 100% वोट भी दे दे, तब भी आप सत्ता में नहीं आ सकते, सरकार नहीं बना सकते। आप विधायक जिता सकते हैं। बिल्कुल 24 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले जो 22 के विधानसभा चुनाव गुजरे हैं, उनमें मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पे 100% लगभग मैं मान लूं भरोसा किया है, क्योंकि लोकसभा में 37 सांसद जिस तरीके से जीते। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिए, लेकिन उन मुसलमान कैंडिडेटों की विधायकी के चुनाव में जमानतें जब्त हो गई, लेकिन सपा के जीते सांसदी के चुनाव में। तो आपको लगता है कि आप मुसलमानों के फेवर में जा रहे हैं? आप विधायक तो चुन के जा सकते हैं, सांसद तो बन सकते हैं, लेकिन आप सरकार में नहीं बना सकते। सरकार बनेगी, सरकार मुसलमानों से नहीं बनेगी, सरकार पीडीए से बनेगी। जो हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अब देखिए हमारे सांसद जी के साथ क्या कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन के साथ क्या हो रहा है। किसी दलित के साथ इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? क्या उसका दलित होना गुनाह है? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस देश में पिछड़ा होना गुनाह है? गरीब होना गुनाह है? तो हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। यही हमारी ताकत बनेंगे और इसी ताकत के साथ हम सत्ता में आएंगे। आपको लगता है 27 में लड़ पाएंगे? जहां हिंदू मुसलमान का इतना चरम युद्ध चल रहा हो, वहां पे आप पीडीए के फॉर्मूले पे? जब अभी रमजान शुरू हुआ था तो मैंने तो इस बात को, मतलब मुझे जितना लोगों ने मेरी बात की मुझसे, तो ये हुआ था कि कोई बहुत बड़ा राइट हो जाएगी होली पे। कुछ हुआ नहीं हुआ ना। ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इस देश के जो अच्छे नागरिक हैं और जो इस देश की संप्रभुता से प्यार करते हैं और इस देश की जो साझी विरासत है उसको कायम रखना चाहते हैं, वो सब एक मंच पे आ गए हैं। वो पीडीए है और हम उसी के बल पे अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी इतना हार्श क्यों बोलते हैं? आपको लगता है मुसलमानों को? ये तो हार्श क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक नया चलन शुरू किया है। देश के इतने बड़े सूबे का एक मुख्यमंत्री और भगवा ड्रेस में भी हैं, वो एक बहुत ही नायाब, जिसको कहना चाहिए, बहुत इज्जत माब वो ड्रेस हमारे वहाँ मानी जाती है कि एक धर्म को प्रदर्शित कर रही है। और उसके बाद जो उनकी भाषा शैली है वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस पर उनको खुद को गौर करना चाहिए कि ये हार्श नहीं है, ये बदतमीजी है, बदतहजीबी है, उसको अगर हमारी ज़बान में कहा जाए। वही सारी कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं कि मुसलमान, आपको याद होगा सीएनआरसी के टाइम में कि मुस्लिम महिलाओं को चौराहे पे बिठा दिया है। आप 3 तलाक के लिए मुसलमानों को, आप महिलाओं को न्याय दिलाने जा रहे थे और आप कह रहे हैं मुस्लिम मर्दों ने अपनी महिलाओं को चौराहों पर बिठा दिया, खुद रजाई में घुस गए। ये भाषा शैली एक मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। हम आप तो बोल सकते हैं, लेकिन जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है उसको उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये हमें अनुशासन सिखा रहे थे, लेकिन लोगों को तो यही पसंद आता है ना। लोगों को नहीं, जिनको पसंद आ रहा है वो तो ताली बजा रहे हैं ना। को नहीं। वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं प्रचार करने और इसी भाषा शैली पे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और फिर क्या है कि आप किसी चीज का ट्रेंड, मसलन बहुत सारी खराब चीजें हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो पसंद करने से वो चीजें अच्छी थोड़ी हो जाएंगी। जो चीज खराब है वो खराब है। आप मानती हैं उनकी शैली खराब है, उनका बोलने का तरीका बहुत। मैंने कहा, इतने बड़े संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो उसको ऐसे पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये देश के संविधान का उल्लंघन है। आपको अगर एक पद मिला है तो आप मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग विशेष के, जात विशेष या धर्म विशेष के नहीं है, आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको उस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि अब्बा जान चचा जान को राशन नहीं मिलेगा, ये भाषा एक मुख्यमंत्री की हो सकती है क्या? और इसी वजह से इस देश के उत्तर प्रदेश में खासकर अगर देखा जाए, खैर प्रधानमंत्री की भी भाषा कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो इनके बाद के लोग होते हैं, इनके नेता, इनके छोटे कार्यकर्ता, वो भी इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल। आपको डर नहीं लगता इतना मुखर होकर आप कह लेते हैं सारी चीजें? पुलिस लग जाती है घर के नीचे, घर वालों को भी रहता होगा कि क्या सुमैया का रोज का मामला रहता है? देखिए, रोज का नहीं रहता है। आप कब तक चुप बैठेंगे? और कहीं ना कहीं से तो आवाज उठनी होगी ना। भाई, हम तो मलाई ना खा रहे हैं और ना जिंदगी में खा सकते हैं। मेरे पापा का एक शेर है कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। तो जिनके मुंह में शाही टुकड़ा है वो चुपचाप बैठे। मेरे मुंह में शाही टुकड़ा है ना होगा कभी। अगर कभी शाही टुकड़ा आएगा तो क्या सुमैया चुप हो जाएगी? मैं गलत को गलत सही कभी नहीं ठहरा सकती, माफ कीजिएगा।
जिस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ मुझे लगता है कि मैं उसी में रहूँगी, वो मेरा अपना एक फ्रेम है, उसी में काम करती हूँ, मैं उसी में रहूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिस पार्टी में हूँ मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैं गलत के साथ खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। सुमैया राणा हमारे साथ थी, खुलकर अपनी बातों के लिए। सुमैया का यही एटीट्यूड जो है वो पॉलिटिकली पसंद किया जाता है। सुमैया कहती हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा शैली अच्छी नहीं, और ये जो वक्फ को लेकर के सरकार ये बिल ला रही है, आप मेजॉरिटी में हैं, आप जो चाहें वो ला सकते हैं, लेकिन मुसलमान इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वक्फ बोर्ड के इस अमेंडमेंट को लेकर के, इस बिल में अमेंडमेंट को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? आप भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।